हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनडाउटेडली विद अनुभव अगेन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में यूपीएससी के प्रीलिम्स और यूपीएससी के मेंस के सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, और सेकंड वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि थर्ड वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला टेक्निकल टॉपिक रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर थर्ड वीडियो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारी कंट्री के सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, आईपीसी, सीआरपीसीस, ये सारी चीजें असिमिलेटेड होती हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुल मिलाकर 25 पार्ट्स, 12 स्केड्यूल्स और 448 आर्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये जो हमारा 25 पार्ट्स और 12 स्केड्यूल है, ये एक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी भूमिका को तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल, पार्ट 1 आर्टिकल नंबर 1 to 4 के अंडर आता है, जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से रिलेटेड होता है। जो पार्ट 2 होता है उसके अंडर आर्टिकल नंबर 5 to 11 होता है, जिसमें हम लोग अपनी इंडियन सिटीजनशिप के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 to 35 के अंडर आता है, जिसमें हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक FR, दैट इज फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पार्ट 4 वी स्टडी अबाउट आर्टिकल नंबर 36 to 51, दैट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस में समझेंगे। पार्ट 4A दैट इज आर्टिकल 51 क्लॉज A, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे हम लोग मौलिक कर्तव्य कहते हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है जिससे हम लोग शुरू करने वाले हैं, दैट इज पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 52 to 151, दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। एक चीज हम लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, कोई भी जीएस का सब्जेक्ट क्यों ना हो, किसी भी जीएस के सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें उसके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सबसे पहले समझना होता है। यानी कि एक तरीके से किसी भी जीएस के सब्जेक्ट की बैकबोन को हमें समझना होता है। अगर आप किसी भी जीएस के सब्जेक्ट को बैकबोन को समझ जाते हैं तो उसके आसपास के रिलेटेड के जो टॉपिक्स होते हैं वो आसानी से आपको समझ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज जो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने वाले हैं, इसका जो बैकबोन है या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 के बीच में एक्सप्लेन किया गया है। हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये 3 चीज़ें जब एक पन्ने पर आती हैं उसे हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है उसका आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 52। प्रेसिडेंट को फिलहाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज कंप्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन हम इसे पार्लियामेंट के साथ कंसिस्ट करके नहीं पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के जो टोटल आर्टिकल्स होते हैं वो 52 से लेकर 62, 72, 123 एंड 143 के अंडर आता है, बट दैट इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। आज जो हम लोग 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 के अंडर आता है और राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 के अंडर आता है। एक चीज हमें नोटिस करने वाली है कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा जो नाम है, दैट इज बेसिकली द हिंदी नेम गिवन टू दीस ऑफ द हाउसेस। लेकिन ये जो हिंदी नाम है 1950 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के जो हिंदी नाम दिए गए हैं वो 1954 में दिए गए हैं, और 1954 से पहले लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच वी वुड बी स्टडिंग इज बेसिकली द लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा एक ऐसी सभा होती है जिसमें लोकसभा इलेक्शंस में जो रिप्रेजेंटेटिव्स जीत कर आते हैं वो उस सदन में बैठते हैं। आसान भाषा में जो प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन होते हैं, जैसे कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ था या 2019 का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उस प्रधानमंत्री इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स जीतते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं वो लोग लोकसभा में जाकर बैठते हैं, जिन्हें हम लोग लोकसभा मेंबर्स या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। हमारी जो लोकसभा है एट प्रेजेंट उसमें 545 मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो 552 होते हैं। डू रिमेंबर, 552 से ज्यादा मेंबर्स लोकसभा में फिलहाल के लिए नहीं हो सके, दैट इज द मैक्सिमम थिंग। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लोकसभा है, उन लोकसभा की ये जो 545 सीट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। ऑब्वियसली बात है कि ये 545 जो मेंबर्स हैं इसमें से 543 का इलेक्शंस होता है। 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस होते हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे। तो ये जो 543 मेंबर्स होते हैं जिनका इलेक्शन होता है वो उनका इलेक्शन कहाँ कहाँ से होता है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा मेंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं
डू रिमेंबर हमारे 28 स्टेट्स हैं, पहले हमारे 29 स्टेट्स थे, नाउ वी हैव 28 स्टेट्स, क्योंकि हम लोग ये जो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं वो 31 अक्टूबर 2019 के बाद के प्रारूप का देख रहे हैं, जब हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को अब एक स्टेट नहीं एक यूनियन टेरिटरी के रूप में देखते हैं और लद्दाख को भी एक यूटी के रूप में देखते हैं। सो राइट नाउ वी आर हैविंग द 28 स्टेट्स और इन 28 स्टेट्स में 224 लोकसभा की सीट्स जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, दैट मींस उत्तर प्रदेश से 80 लोग लोकसभा में चुनकर आते हैं, या फिर मध्य प्रदेश में 29 सीट्स हैं लोकसभा की, दैट मींस मध्य प्रदेश से 29 लोग लोकसभा में चुनकर आते हैं। इन 224 के अलावा दो ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनका इलेक्शन नहीं होता बल्कि उनका नॉमिनेशन होता है, या फिर कह सकते हैं कि उनका मनोनयन होता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं और इनको ये दो मेंबर्स का रिजर्वेशन मिला क्यों है लोकसभा में? वो इसीलिए क्योंकि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो सारे के सारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो वापस इंग्लैंड नहीं चले गए थे। काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस इंडिया में रह गए थे। जो ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस इंडिया में रह गए थे और उन्होंने इंडियन लड़कों या लड़कियों से शादी की थी, तो उनका जो मिक्स ब्रीड रिप्रोडक्शन हुआ था या फिर उनका जो बेबी हुआ था उसको हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ब्रिटिश लड़की ने किसी इंडियन लड़के से शादी की है तो उनका जो बच्चा होगा दैट विल बी नोन एज एंग्लो इंडियन, और इन्हीं एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट के थ्रू रिजर्वेशन दिया जाता है दो मेंबर्स को। इसके अलावा जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और चीज आपको याद रखनी है कि 31 अक्टूबर से पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, उसके बाद वो यूनियन टेरिटरीज 9 हो गई क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को फिर से यूटी बना दिया गया, लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरीज वापस से 8 हो गई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। सो हमारी जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इसमें 19 लोकसभा इलेक्शंस, 19 लोगों का लोकसभा इलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली से 7 मेंबर्स चुन के आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से 5 मेंबर्स, दमन एंड दीव से 2 मेंबर, लद्दाख से 1 मेंबर, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार से एक मेंबर। यू नीड टू रिमेंबर दिस कि ये जो पुदुचेरी नाम है ये अभी अभी हुआ है, पहले इसे हम लोग पौंडीचेरी के नाम से जानते थे लेकिन अब हम इसे पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। सो अब हम लोगों ने स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के बीच में किस तरीके से लोकसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो देख लिया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को कितनी लोकसभा सीट्स दी जानी चाहिए ये कैसे डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी के पास 80 हैं, छत्तीसगढ़ के पास 11 हैं, मध्य प्रदेश के पास 29 हैं, तो किस स्टेट को कितनी लोकसभा सीट्स मिलेंगी ये कैसे डिसाइड किया गया? ये डिसाइड किया गया था उन स्टेट्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उन स्टेट्स को लोकसभा की सीट्स उतनी ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर 10 साल में इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसका सेंसस होता है, और जो लास्ट सेंसस किया गया था वो 2011 में किया गया था। तो सोचने की बात ये आती है कि 2014 या 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें जो लोकसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2011 के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए था, बट दैट्स रॉन्ग। 2014, 2019, उससे पहले के 2009 या 2004 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे उसमें हम लोगों ने जो पॉपुलेशन सेंसस यूज की थी वो 2011 की नहीं बल्कि 1971 की थी। अब हम लोगों ने 1971 की सेंसस क्यों यूज की थी, लेट्स फिगर इट आउट। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा सेंसस का एक्सप्लेनेशन देखना होगा। 1951 एंड 52 में जब इंडिया के लोकसभा के पहले इलेक्शंस स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम थी, और उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया था कि किसी भी एक स्टेट में अगर हम लोग लोकसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो पहले की जो 10 लाख की पॉपुलेशन होगी, यानी फर्स्ट 10 लाख पॉपुलेशन, उस पर सिर्फ एक लोकसभा सीट दी जाएगी, और उसके बाद की जो 20-20 लाख की पॉपुलेशन होगी उस पे 1-1-1, दैट मीन्स एक लोकसभा सीट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेट है जिसकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 70 लाख है तो पहले की 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट और उसके बाद की 20-20 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट, दैट मीन्स 70 लाख की पॉपुलेशन पे टोटल सीट्स हो गई 4। लेकिन आज की डेट में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के आसपास है, और अगर आप 20 लाख के हिसाब से एक लोकसभा सीट देंगे तो ऑब्वियसली वो लोकसभा सीट 552 से ज्यादा हो जाएगी, जो बेसिकली खुद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल हो जाएगा, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। सो
डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है लोकसभा सीट्स का वो 2011 नहीं बल्कि 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग होता है। तो ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन को तो नहीं रोक सकते, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन का जो सेंसस है उसको कंट्रोल करके लोकसभा की टोटल सीट्स को जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। ये डिसीजन कब लिया गया 1971 सेंसस का, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी 1976 में, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंडर यह डिसाइड किया था कि लोकसभा सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही होगा। कब तक? टिल द ईयर 2000। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हमें उसमें किसी भी तरीके का सुधार या चेंज करना होता है तो उसके लिए हम एक बिल लाते हैं जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलते हैं और उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। सो 1976 से लेकर 2000 तक जो लोकसभा सीट्स का इलेक्शन हुआ वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग हुआ था। इसके बाद 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने भी यही चीज डिसाइड की कि 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के अकॉर्डिंग 2026 तक जितने भी लोकसभा इलेक्शंस होंगे उसमें जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1971 के अकॉर्डिंग ही होगा। दैट मींस 2014, 2019 और आने वाला 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें भी लोकसभा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। और ये जो डेट एक्सपायरेशन है वो 2026 है। दैट मींस 2029 में लोकसभा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो उस टाइम की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जो 2026 में इंडिया में रूल कर रही होगी। बट फॉर नाउ वी हैव टू रिमेंबर कि इंडिया का जो लोकसभा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 1971 के अकॉर्डिंग होता है टिल द ईयर 2026। यू नीड टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे जो हमारी लोकसभा होती है उसका जो टेन्योर होता है जिसको हम लोग कार्यकाल कहते हैं वो 5 साल का होता है। 5 साल के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और लोकसभा के डिसॉल्व होने के 6 महीने के अंदर अंदर री इलेक्शन करवाना होता है। लेकिन ये जो लोकसभा है वो 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है इफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वांट्स टू डू इट। ये जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने यूज किया था उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में टोटल 54 आर्टिकल्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी या उन्हें में किसी भी तरीके का चेंजेस लाए गए थे। ये जो हमारा लोकसभा होता है जिसे हम लोग हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस और निम्न सदन। क्यों? क्योंकि ये जो हाउस है ये हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होती है, इसलिए हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि लोकसभा के पास कम पावर है। लोकसभा के पास हमेशा से राज्यसभा से ज्यादा पावर होती है, लेकिन इवन देन इट इज नोन एज लोअर हाउस। तो ये था हमारा 3rd लेक्चर जिसमें हम लोगों ने लोकसभा के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आने वाले वीडियो में हम लोग राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे और वो हमारा 4th वीडियो रहेगा, विच विल बी अपलोडिंग इन अ वेरी फ्यू डेज। सो आने वाले वीडियोस के लिए आप यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दीज काइंड्स ऑफ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द राज्यसभा। थैंक यू वेरी मच।